जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के कॉमन पेपर की। आखिर किस तरह के सवाल जो अभी 27 अगस्त को हुआ था पेपर 2024 को, किस तरह के सवाल पूछे गए गए थे और इस सवाल को किस तरह आसानी से बनाया जा सकता था। खास करके हम उनकी भी चर्चा करेंगे कि नहीं आते हुए भी आप किस तरह ऐसे सवालों को बना सकते थे, वो भी आसान शब्दों में, आसान भाषा में। जैसा कि स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, शुरू के 5 सवाल डीआई के पूछे थे, जिसको मैं अलग से आपको करवाऊंगा। और आज हम मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन लिए हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में जो ऑनलाइन पेपर हुआ था 27 अगस्त को, उसी का पेपर लिए हैं, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अगर पूरी वीडियो को देख लीजिएगा तो कम से कम जो फर्स्ट पेपर में जो आप गलती करते हैं बार बार, वो गलती नहीं होगा। साथ ही बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि 15 से 20, 20 से 25 सवाल कॉमन पेपर का इससे ज्यादा नहीं बना पाते हैं। लेकिन आज के बाद आप भी मेरे स्टूडेंट की तरह 30 से 35 सवाल को कम से कम तो आसानी से 35 प्लस सवाल आप बनाएंगे। जैसे कि सिंपल दोस्तों क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कुल मीडिया, यानी कुल मीडिया की विशेषताएं क्या है। अगर जो कुल मीडिया होता है, मतलब कि कुल का यहाँ शांत मीडिया जो होता है, उसकी क्या विशेषता है, उसका कैरेक्टर क्या है। तो पहला है हाई पार्टिसिपेशन, बिल्कुल सही होगा। वो कोई भी चीज में जुड़ता है, पार्टिसिपेट करता है, तो उनका क्या होता है, हाई पार्टिसिपेशन होता है। ये बिल्कुल सही है। तो अब देखो, अगर ए सही है तो या तो पहला होगा या चौथा होगा। इसी दोनों में से बनाने का टेक्निक भी मैं आपको बता रहा हूं। लो डिफिनेशन, वो बड़ा डिफिनेशन में विश्वास नहीं करता है। लो छोटे डिफिनेशन में, छोटे परिभाषा, यानी कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें कह देता है। अगर कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें कह देता है तो ये भी सही होगा, मतलब बी भी सही होगा। तीसरा कहता है हाई डिफिनेशन, नहीं, हाई डिफिनेशन में विश्वास नहीं करता है। जो बेस्ट मीडिया होता है कम शब्दों में अपनी बात को रख देता है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है। तो सी गलत होगा। अगर सी गलत होगा तो ये भी गलत हो जाएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऐसे सवालों को टेक्निक से आप आसानी से बना सकते हैं, सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं है। इन सवालों के आंसर तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, टाइफाइड जल जनित कहता है कि टाइफाइड जल जनित रोग है, यह निम्नलिखित में किससे प्रदूषित जल के कारण होता है। टाइफाइड तो इजी है, हमने क्लास में भी लिखवाया है। विषाणु से कौन कौन रोग होता है, जीवाणु से कौन कौन रोग होता है, प्रोटोजोआ से कौन कौन रोग होता है, फंगल डिजीज कौन कौन है, ये सब हम पढ़े हैं। तो सिंपल आंसर हो जाएगा जीवाणु। क्या हो जाएगा, जीवाणु। टाइफाइड जल जनित रोग है जिससे जीवाणु के कारण ये लोगों तक पहुंचता है। बैक्टीरिया आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलाने वाला। देखो यहां पर एक से भी आपसे सवाल बन जाएगा। ये कंप्यूटर के सवाल है और कंप्यूटर में आपने रैम भी पढ़ा है, ब्लू रे डिस्क भी पढ़ा है, फ्लैश मेमोरी भी पढ़ा है और क्लाउड स्टोरेज भी पढ़ा है। फिर गलती की कोई संभावना यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए स्टोरेज मीडियम दैट स्टोर डाटा ऑन द इंटरनेट इस कहलाता है। पहला का जो है, पहला का क्या हो जाएगा, फिर से देखिएगा। ये डाटा स्टोरेज सिंपल, हम जब अब मान लो कि ये नहीं आ रहा है तो एक से भी हम सवाल को बना सकते हैं। वैसे इसका जो है पहला का दो हो जाएगा। ये स्टोरेज मीडियम डेट स्टोर डाटा ऑन द इंटरनेट, डाटा इंटरनेट पर डाटा को हम कहाँ स्टोरेज करते हैं, क्लाउड स्टोरेज होता है। इंटरनेट पर जो डाटा होता है, इतनी बार पढ़े हैं, वो क्लाउड में होता है, इसीलिए उसे क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। पहला का दूसरा किसमें है, अब देखो या तो ये होगा या ये होगा। अब टू का देखते हैं। इंटरनल स्टोरेज वेयर द करेंट इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड, करेंट रैम में होता है, बस बन गया।
आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हमने पढ़ाया भी कि जहां करंट डाटा यूज होता है वो रैम होता है, जिसका अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम क्या होता है कि दोस्तों रैम में संग्रहित डाटा अगर एकाएक विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है तो वह नष्ट हो जाती है। इसीलिए सबसे संचालित स्टोरेज डाटा जो करंट डाटा होता है वो रैम में होता है। वो किस में होता है? रैम में होता है। जानने के लिए सारे जान सकते हैं। ए सॉलिड स्टेट स्टोरेज दैट इज यूज द डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा में क्या यूज होता है? फ्लैश मेमोरी। पढ़े ही है, डिजिटल कैमरा में क्या यूज कर रहे हैं? फ्लैश मेमोरी। तो सिंपल है। अब ये होता है कि ए ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम डेट स्टोर हाई डिफिनेशन एचडी मूवी। अब एचडी मूवी किसमें आप मतलब कि एचडी मूवी आप ब्लू रे डिस्क में यूज करते हैं। एचडी मूवी जो डाउनलोड करते हैं वो ब्लू रे डिस्क कहलाता है। तो इतना इजी सवाल पूछा गया था, और ऐसे में भी अगर आप गलत करेंगे तो आपका स्कोर नीचे नीचे पहुंचता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो, अब यहां पर देखो प्रतिज्ञप्तियां जो लॉजिकल रीजनिंग में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आपको याद होगा जब हमने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा था तो शायद आपको याद होगा कि मैंने बहुत सारी बातें लॉजिकल रीजनिंग में की थी, और उन्हीं बातों में से यहां पर क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो उन्हीं लॉजिकल रीजनिंग को हम लोग देखेंगे। तो अब कहता है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए निम्न दिए गए में से कौन सा कथन उप विपरीत प्रतिज्ञप्तियों के बारे में सही है? यानी कि जो प्रतिज्ञप्ति है उनमें कौन कौन सही है। अगर एक सही है तो दूसरा गलत होना चाहिए। नहीं, ये नहीं होगा। तो ए वाला तो होगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। जिस जिसमें ए है सब कट जाएगा। कि जो विपरीत उपगतियां होता है कि विपरीत प्रतिज्ञप्तियों के बारे में सही है, अगर एक सही है तो दूसरा गलत होना ही चाहिए, ये गलत है। हो सकता है दोनों सही है, एक सही है तो दूसरा सही है विपरीत प्रतिज्ञप्तियों में। अब देखो, अब यहां है वे दोनों गलत नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है, दोनों गलत नहीं एक साथ हो सकता है। अब यहां पर है अगर एक गलत है तो दूसरा सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है, वे दोनों सही हो सकते हैं। ठीक है। अब देखो कि यहां पर कह रहा है, यहां पर अगर एक गलत है तो दूसरा सही होना। यहां एक सही है तो दूसरा गलत नहीं, पहले गलत है तो दूसरा सही होना चाहिए। पहला को ही हम गलत नहीं कर सकते, प्रतिज्ञप्तियों में पहला को गलत नहीं कर सकते, इसीलिए पहला गलत हो गया। पहला को आप नहीं कर सकते, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में मैंने पढ़ाया भी और आपने देखा भी कि पहला को कभी हम गलत नहीं करेंगे, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट है, which of the following are the three meta cognitive skill used to regulate thinking and learning? अब कौन कौन तीन तीन मेटा कॉग्निटिव है? मेटा कॉग्निटिव आपने पढ़ा हुआ है, तीन तीन कौन है मेटा कॉग्निटिव? तो पहला है प्लानिंग, बिल्कुल सही है। मेटा कॉग्निटिव में सबसे पहला जो होता है वो प्लानिंग की प्रक्रिया से चलता है। दूसरा प्रेजेंटिंग नहीं, मॉनिटरिंग, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, मेटाकॉग्निशन तीन राय थ्योरी पर चलता है, प्लानिंग, मॉनिटरिंग और एव्यूलेटिंग, सिक्वेजिंग भी नहीं। तीन चीज पर मेटाकॉग्निटिव स्किल चलता है, ये याद रखिएगा। प्लानिंग पे, मॉनिटरिंग पे और एव्यूलेटिंग मतलब मूल्यांकन। अभी ही हमने मेटाकॉग्निटिव पढ़ा है कि तीन चीजों पर चलता है। सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं, उन्हें मॉनिटर्ड करते हैं, फिर एव्यूल्यूट करते हैं, एव्यूलेटिंग। तो ये तीन मेटाकॉग्निटिव स्किल्स में महत्वपूर्ण होता है, प्लानिंग, उसके बाद मॉनिटरिंग और एव्यूलेटिंग। ये तीन प्लान जो है स्किल्स में अधिक होता है। तो एक बार अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है, आप लोग बिना पढ़े चले जाते हो, इसीलिए प्रायः गलत होता है। अब क्वेश्चन है, किस जनसंचार माध्यम से संबंधित पाठ का अर्थ निर्णय जो मूल सृष्टा के अभिप्राय से भिन्न होता है कहलाता है? अब मूल सृष्टा बोलने वाले से भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? डिकोड।
जो हम बोलते हैं और आप सुनते हो, तो जो सुनते हो बोले से अलग अलग रूप में आप सुनते हो और अलग रूप में समझाते हो, तो वो डिकोडिंग कहलाता है। कोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग आपने पढ़ा, इनकोडर और डिकोडर। इनकोडर ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। एनकोडर जो बोलने वाला होता है, डिकोडर जो सुनने वाला होता है। यहाँ कहता है ना, सृष्टा के अभिप्राय से भिन्न, यानी कि बोलने वाले से भिन्न होता है, तो वो डिकोडिंग होगा। वो क्या होगा? डिकोडिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का कोई शिक्षक दृश्यात्मक रूप से मनोहारी वस्तु पाठ सृजन करना चाहता है। मतलब भाषा का कोई शिक्षक है जो दृश्यात्मक रूप में, दृश्य रूप में मनोहारी प्रस्तुति को, प्रस्तुति पाठ को सृजन करना चाहता है, जिसमें अंतर्निहित वीडियो और अंतः क्रियात्मक स्लाइड है, ताकि ऑनलाइन पाठ का वर्धन हो सके। इस परियोजनार्थ निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति उपयुक्त है? कहने का मतलब यह है कि एक भाषा का कोई शिक्षक है जो दृश्यात्मक और मनोहर रूप में पाठ का सृजन करना चाहता है। उसको, उसके लिए वो वीडियो और विजुअल स्लाइड लेता है, ताकि ऑनलाइन पर आपको अच्छे से मैं पढ़ा दूं, जैसे लैंग्वेज पढ़ाते हुए मैं करता हूं। तो इसके लिए अब सवाल आता है कि इसके लिए क्या सबसे उपयुक्त हो सकता है। तो सबसे पहले क्या क्या हो सकता है? छोटा क्रीज नहीं होगा, बुल एरेटर, पिन, फ्लिप ग्रिड भी नहीं होगा, एडोब इलेक्ट्रेटर या कैनवा। बिल्कुल, ये जो यहाँ नया टर्म आया है करंट का, यहाँ कैनवा हो जाएगा और एडोब इलेक्ट्रेटर हो जाएगा। कैनवा और एडोब एक्सलेटर हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, 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 कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पर एडोब नहीं होगा, फ्लिप ग्रिड होगा। एक तो फ्लिप ग्रिड होगा ही, क्योंकि फ्लिप करते हैं हम लोग जो है, फ्लिप ग्रिड या बुक क्रिएटर। हाँ नहीं, एक सेकंड रुकिएगा इसमें। एक तो फिल्म ये भी नहीं होना चाहिए, बुक क्रिएटर होना चाहिए। हम किसका प्रयोग करेंगे? बुक क्रिएटर का और कैनवा का। ये दो का, बुक क्रिएटर का यूज जो है ना, हम क्रियात्मक स्लाइड के लिए करते हैं, ऑनलाइन पार्ट के लिए। तो बुक क्रिएटर, तो सी किस किस में है? तो ये हो सकता है, एक कैनवा तो है ही, तो ये हो जाएगा, डी आंसर होगा। गलती से मैंने फ्लिप ग्रिड कर दिया, नहीं, बुक क्रिएटर यूज होता है जब कोई दृश्यात्मक पाठ यूज करता है, तो कैनवा और बुक क्रिएटर का यूज किया जाता है स्लाइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अब कहता है, कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंप्यूटर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको लेके चलना है। कहता है, अनुदेशों को चलाने के लिए सीपीयू विकोड करो, कार्यान्वित करो, भंडारित करो, चक्र का अनुसरण करता है। बिल्कुल सही है। यू सॉरी, सीपीयू नहीं, यूएलओ, सॉरी सीपीओ, लाओ, विकोड करो, क्रियान्वित करो, भंडारित चक्र, बिल्कुल सही है। पहला बिल्कुल सही है। सीपीयू का जो यूज होता है इसी में होता है। सीपीयू का अर्थ क्या होता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो दिमाग होता है वही जो है अनुदेश करता है। कंप्यूटर को क्या करता है? अनुदेश करता है। कौन करता है? सीपीयू करता है। पढ़े ही हो, सीपीयू कंप्यूटर को डिकोड करता है, एक्टिंग करता है, कंट्रोल करता है, सारा कौन करता है? सीपीयू। दूसरा कहता है, इंटेल और AMD सीपीयू के दो निर्माता है। बिल्कुल सही है, इंटेल कंपनी है, पढ़े हो, सीपीयू की निर्माता कंपनी, मैंने लिखवाया भी है। इंटेल है और AMD है, बिल्कुल सही है। दूसरा भी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं, एक सीपीयू की घड़ी की भांति को सामान्यतः मेगावाइट, नहीं मेगावाइट में नहीं मापा जाता। तो नेक्स्ट है, अधिकांश सीपीयू को ठंडा करने के लिए पंखों की आवश्यकता होती, ताकि उनका अर्धपातन ना हो। बिल्कुल सही है कि सीपीयू को हम ठंडा करने के लिए फैन लगा हुआ रहता है। नीचे जो देखोगे हर चीज में क्या लगा होता है? फैन लगा होता है। तो हमारा सही हो जाएगा ए, बी और डी। इस बार सीपीयू के बारे में पूछा है, और सीपीयू क्या होता है? सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह एक सिलिकॉन का चिप होता है
हर तरह की मेमोरी को डिकोड करना, भंडारित एक चक्र का अनुसरण करता है। इंटेल और एमडी जो एएमडी जो है सीपीयू के निर्माता कंपनी है, याद रखना। और ठंडा करने के लिए जो है हम पंखों का यूज करते हैं। बस इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। अब उसके बाद भी अगर आप गलत करते हो तो स्कोर नीचे जाएगा। अब देखो यहाँ का है प्रमाणिक मूल्यांकन का अभिकल्प तैयार करने का प्रमुख सिद्धांत क्या है। प्रमाणिक मूल्यांकन हम लोग पढ़े हुए हैं, मूल्यांकन क्या है इसी के संदर्भ में बहुत सारी बातें पढ़े हैं। तो प्रमाणिक विकल्पों का अभिकल्प मतलब कि उनका एक विकल्प तैयार करने के लिए हम किस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। निष्पक्षता सिद्धांतित करने के लिए मूल्यांकन को मानकीकृत करना। केवल मौलिक ज्ञान, गलत, केवल लगा है तो गलत ही होगा। लौकिक जगत के संदर्भ और समन्वयिष्ट कार्यों का मूल्यांकन में समावेशन, बिल्कुल सी होगा। जब भी हम मूल्यांकन करते हैं तो लौकिक जगत के संदर्भ में एक समन्वयात्मक दृष्टि अपनाते हैं कि सबको समन्वित करके, यानी कोई बच्चा जो है किस वातावरण में, मैंने क्लास में भी पढ़ाया था, कोई बच्चा किस वातावरण में पढ़ रहा है, किस वातावरण का उसको प्रभाव पड़ रहा है, किस वातावरण से वो जुड़ रहा है। तो जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उनके लौकिक वातावरण को हम ध्यान में रखते हैं। जैसे कोई बच्चे को सारी सुविधाओं से लैस होकर वही एग्जाम दिया 10th का, और कोई बच्चे को गांव में बाढ़ आ गया, विपरीत परिस्थिति में उन्होंने एग्जाम दिया, तो दोनों के कॉपिक जो हम मूल्यांकन करते हैं तो इन चीजों को हम लौकिक जगत के संदर्भ और समन्विष्ट कार्यों को ध्यान में रखते हैं। इसीलिए आंसर सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, देखेंगे कि प्रायः 15 नंबर का क्वेश्चन पिछली बार भी, जस्ट पिछली बार पूछा गया था 15 नंबर का क्वेश्चन। तो इसको याद रखिएगा कि 15 नंबर का क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। कहता है IPv4 पते कितना इंच लंबे होता है? 32 बिट लंबे होते हैं, 32 बिट। तो जो है 32 बिट। फिर जो है कहता है कि IP6V6 बढ़ गया तो 128 बिट, ये पढ़े हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला का ये, दूसरा का ये, आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि दूसरी ओर मैक पते, दो से ही बन गया हमारा। मैक पते हम लोग लगाते हैं जो है 48 बिट लंबे से, ये बिट 48 बिट लंबे होता है मैक का पता। और मैक का पता अगला जो है वो जो है हार्डवेयर का हो जाएगा, और अंतिम सॉफ्टवेयर। यहाँ सॉफ्टवेयर, आईपी एड्रेस सॉफ्टवेयर की ओर संकेत करता है। और इसे भी आप, आईपी एड्रेस किसका संकेत करता है? सॉफ्टवेयर का संकेत करता है। तो ये चीज आप पढ़े हो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। IP4 32 बिट होता है, ध्यान रखना। IPv6 पता 128 बिट होता है। मैक का पता 48 बिट होता है। और मैक का जो है पहले हार्डवेयर होता है, मैक का पता हार्डवेयर की ओर अभिविन्यास होता है, जबकि आईपी एड्रेस सॉफ्टवेयर की ओर इंगित करता है। तो ये चीज जो है कंप्यूटर में हम लोग पढ़े हुए हैं, इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है, और यहां से भी हमें ध्यान में रख लेना है। अब देखो यही पूछा है, अभी ही पढ़े, एपीए शैली। जनरल शोध पत्र में दो शैली यूज होता है, एक होता है एमएलए शैली, आपने पढ़ा होगा एमएलए शैली, और दूसरा होता है एपीए शैली। पहला होता है एमएलए शैली, दूसरा होता है एपीए शैली। तो कहता है एपीए शैली जो अमेरिकन शैली पर आधारित होता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं? लेखक का अंतिम नाम होता है एपीए शैली में। फिर शीर्षक का आलेख होता है, तो बी ए किसमें है? बी ए इसमें है, तो यही आंसर होगा। फिर जनरल का नाम होता है, फिर पृष्ठ संख्या, अंतिम में एपीए शैली में यही होता है। तो यही क्वेश्चन इस बार पूछा है, एपीए शैली। एपीए शैली में याद रखना, पहले लेखक का अंतिम नाम होता है, फिर शीर्षक लेख होता है, फिर जनरल नाम होता है, फिर पृष्ठ संख्या। अभी भी रिसर्च में हम लोग पढ़े हैं, तो इनको हमें ध्यान में रखना है, गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ का बहुत इजी क्वेश्चन है, तो जिस दिन मैं डीआई बताऊंगा उसी दिन ये मैथ पढ़ू बताऊंगा। ये भी क्लास में हम लोग पंप वाला, पाइप वाला पढ़े हुए हैं।
अब यहां पर देखो, कहता है बड़ा अच्छा क्वेश्चन, चिकित्सा शोध के संदर्भ में तुलनात्मक समूह को क्या कहा जाता है? जो यह प्राप्त करता है जो उपचार प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में उपचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्लेसीबो समूह। अभी ही अगर आप क्लास ले रहे होगे तो प्लेसीबो समूह पढ़ा होगा। जैसे किसी बच्चे, किसी लोगों के मन में भ्रम हो जाता है हम बीमारी है, तो वे उसी के लिए प्लेसीबो तकनीक दिया जाता है कि सिर्फ चीनी का गोली दिया जाता है, और जब वो गोली खाता है तो लगता है कि हम डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं तो हम ठीक हो रहे हैं, वास्तव में वो ठीक ही होता है। तो इसी टेक्निक को प्लेसिबो तकनीक कहते हैं। हर साल जो है रिसर्च से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे सवाल हम कभी गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग के अनुसार निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को उच्च अधिगम संस्थान माना गया है? किन संस्थानों को उच्च अधिगम संस्थान माना गया है? सिंपल क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी संस्थान है जिन्हें उच्च अधिगम संस्थान माना गया है। सिंपल है, उच्च अधिगम संस्थान माना गया है। तो उच्च अधिगम संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला है, एक तो होगा ही। राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजन परिषद न्यूपा भी है, और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति भी है। ये लास्ट के तीनों हो जाएगा कि ये तीनों जो है उच्च शिक्षण संस्थान है। उच्च शिक्षण संस्थान भारत सरकार का है। उच्च शिक्षण संस्थान कहाँ का है? तीनों इंडियन गवर्नमेंट का है, तीनों भारत सरकार का है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखो, ये स्वयं प्रभा चैनल बार बार पूछता है, और स्वयं प्रभा हम लोग हर बार पढ़ के जाते हैं और एक क्वेश्चन बना के आते हैं। फिर पूछा है स्वयं प्रभा चैनल 25 थीम मानविकी और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? ये स्वयं प्रभा पढ़ा ही है, आईआईटी कानपुर उपलब्ध करा रहा है स्वयं प्रभा, हमने लिखवाया भी था। जो हायर एजुकेशन पढ़े हैं तो स्वयं प्रभा हमने पढ़ा है, एक प्लेटफॉर्म है जिसे आईआईटी कानपुर के सहयोग से चलाया जा रहा है। किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? तो आईआईटी कानपुर के सहयोग से ये चीजें चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब देखो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, कौन समतुल्य है? समतुल्य, ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, एक फिक्स होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप गलत बना के नहीं आए होंगे, क्योंकि हर साल यहां से पूछता है कौन समतुल्य है। तो सिंपल है, सभी गैर वृक्ष पशु है, कोई भी गैर वृक्ष पशु नहीं है, और कुछ पशु वृक्ष नहीं है, कोई भी वृक्ष पशु नहीं है। तो अब इसमें जो है समतुल्य का मतलब होता है बराबर, कि दोनों को कहने से एक ही बात पता चले। दोनों को कहने, जैसे कि कोई भी पशु वृक्ष नहीं है, कोई भी वृक्ष पशु नहीं है, एक ही बात कह रहा है। एक ही समतुल्य मतलब होता है बराबर, एक ही बात कौन कह रहा है? कोई भी पशु वृक्ष नहीं है, कोई भी वृक्ष पशु नहीं है। तो समतुल्य बातें कौन कह रहा है? बी और डी। कौन कह रहा है? बी और डी। इजी है लॉजिकल रीजनिंग। मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, तो ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये सब क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आप जो है स्कोर नीचे चला जाएगा। अब कहता है श्रोता साम्राज्यवाद या कैथारसिस, हम लोग कैथारसिस पढ़े हैं, साइलोइंग, अलीबिडो। अब एक से ही हम बना लेंगे, सबको हमने कैथारसिस पढ़ाया है। बी का देखो, बी का ऑप्शन है 2 3 4 1। अब देखो बी के ऑप्शन से ही आपके सवाल यहां बन जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कैथारसिस क्या होता है? लोगों के आक्रामक व्यवहार को कम करने के लिए मध्यस्थता युक्त आक्रमण, यानी लोगों के आक्रामक व्यवहार को कम करने के लिए एक मध्यस्थता का काम करना कैथारसिस कहलाता है। बस बन गया। देखो बी में पहला कौन है? बी में पहला ये है, आंसर डी होगा, कुछ नहीं करना है बस। कैथारसिस, ये हिंदी में हम लोग पढ़े हैं कि कैथारसिस जो है
कैथारसिस, जिसे विरेचन सिद्धांत कहते हैं। विरेचन क्या होता है? आपने विरेचन सिद्धांत अरस्तु का पढ़ा होगा। ये दर्शन का क्वेश्चन है कि अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत दिया था। मतलब कि प्लेटो के आक्रामकता को कम करने के लिए एक विरेचन के माध्यम से एक बीच का रास्ता अपनाया था। किसमें? कैथारसिस में, जिसमें प्लेटो ने कहा था कि जो साहित्यकार है उसे समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए, क्योंकि ये साहित्यकार ही जो है अश्लील भाषाओं का प्रयोग करता है और समाज में अश्लीलता फैलाता है। तो उसी को कम करने के लिए अरस्तु ने कैथारसिस या विरेचन की बात की थी। बस एक से ही क्वेश्चन बन गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, एक से भी क्वेश्चन बन जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार कारण कार्य से संबंधित है? अभी हमने बताया था वैधता का प्रकार। कौन कारण कार्य से प्रभावित? काउज एंड इफेक्ट, आंतरिक वैधता। काउज एंड इफेक्ट से संबंधित कौन होता है? आंतरिक वैधता। वैधता का भी प्रकार होता है। कौन वैध है? लॉजिकल रीजनिंग का ये पार्ट है कि काउज एंड इफेक्ट। अभी लॉजिकल रीजनिंग हम पढ़ने वाले हैं। 5 क्वेश्चन सॉलिड पूछता है और सीधे सीधे पूछता है। तो इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। काउज एंड इफेक्ट आंतरिक वैधता को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? आंतरिक वैधता को। ये क्वेश्चन करता है कि कौन सा घटते क्रम में व्यवस्थित है। तो पहले क्या होगा? घटते क्रम में तो इजी है। पहले क्या होगा? पशु होगा। पशु के बाद कशेरुकी, कशेरुकी में भी पक्षी और गरैया आता है। यही आंसर होगा। घटते क्रम में सबसे पहले पशु हो जाएगा, पशु के बाद कशेरुकी, पक्षी और गरैया। अब कहता है मां से नेक्स्ट क्वेश्चन है, माशेलकर समिति ने क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज का स्तर बढ़ाकर निम्नलिखित में से सिफारिश। माशेलकर कमेटी किससे संबंधित थे? पहला ही होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की जांच के लिए ही, उसके संभावनाओं का पता लगाने के लिए ही माशेलकर समिति बनी थी। हायर एजुकेशन में आपने पढ़ा होगा। माशेलकर समिति नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्र को जांच के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। एक रीजनिंग पढ़ाया था मैंने, रीजनिंग इजी है। इसमें ध्यान रखना, 1 बार +3 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है। तो आंसर ये आ जाएगा। इजी है, एक बार +3, एक बार -3। तो दोस्तों, 2 शिफ्ट में हम लोग तैयार करेंगे। नेक्स्ट में और जो 20-25 क्वेश्चन बचे हैं उसको भी हम पूरा करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को ध्यान से देखोगे और आपको फर्स्ट पेपर को समझने में दिक्कत आ रही है, या आपके भी 15 से 20 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो एक बार फ्री क्लास से जरूर जुड़कर देखो। धन्यवाद। जय हिंद।